everyone, my name is Suchita Jain and I'm a chartered accountant. This video is a continuation of our previous video. हमने previous video में discussion start किया था IAS 36 impairment of assets. तो इसको start करने से पहले हम थोड़ा सा previous sessions का briefing ले लेते हैं. Previous session में हमने discuss किया था what do you mean by impairment. तो हम कब बोलते हैं कि there is an impairment when there is a carrying value of assets is greater than its recoverable value. हमने डिस्कस किया था हाउ वी मेजर द रिकवरेबल वैल्यू. रिकवरेबल वैल्यू इज द हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. सो थर्ड हमने डिस्कस किया था क्या हम हर साल इम्पेयरमेंट करते हैं. तब हमने डिस्कस किया था कि इम्पेयरमेंट हम हर साल नहीं करते, हम असेस करते हैं कि हर रिपोर्टिंग डेट पे असेस करते हैं कि इफ देयर इज एन इंडिकेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट और इफ देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट देन हम इम्पेयरमेंट रिव्यू करते हैं. तब हमने डिसाइड जब अगर इंडिकेशंस भी है और तब हम इम्पेयरमेंट रिव्यू कैसे करेंगे. फर्स्ट वी कैलकुलेट द रिकवरेबल वैल्यू. सेकंड वी compare with this carrying value. If this situation happens that when carrying value is greater than its recoverable value, it means that हमारी assets as compared to its recoverable value over value है. तो हम क्या करते हैं, हम assets की value को carrying value एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं और उसकी रिकवरेबल वैल्यू पे लाते हैं. तो इट मींस वी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू इट्स रिकवरेबल वैल्यू. व्हाट वी डू, राइट डाउन द एसेट वैल्यू टू इट्स रिकवरेबल वैल्यू. ऑब्वियसली जब आप एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करते हो तो यू मस्ट हैव इम्पेयरमेंट लॉस. इम्पेयरमेंट लॉस. और ये लॉस हम कहाँ डालते हैं, ये लॉस डालते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में. ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा था कि अगर उसी एसेट्स पे कोई प्रीवियस गेन है तो पहले हम ये लॉस किससे एडजस्ट करेंगे, गेन से एडजस्ट करेंगे. तो गेन अगर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है तो वो लॉस भी कहाँ जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में. और उसके अलावा जो भी एक्सेस लॉस है वो कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में एज अ इम्पेयरमेंट लॉस. यहां तक हम सेटल्ड है, हमने प्रीवियस सेशन में यही चीजें डिस्कस की. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट. अबाउट द रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट. हम इम्पेयरमेंट कब करते हैं, व्हेन देयर इज न इंडिकेटर. तो हम रिवर्सल कब करेंगे, जब इंडिकेटर हो. इट मीन्स दैट आप अगर किसी एसेट्स को इम्पेयर बुक कर देते हैं या इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते हैं उस एसेट्स पे, तो आपको हर रिपोर्टिंग डेट पे उस पर रिव्यू करना है क्या उसमें कोई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो ये शो कर रहे हैं देयर इज अ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट. मैम इंडिकेटर्स, सपोज आपने ये सोचा, आपने देखा क्या कोई एसेट्स की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट आपने उस पर इम्पेयरमेंट किया. बट जब अब सब्सिक्वेंट ईयर्स आते गए तो डू यू ऑब्जर्व दैट कि यार हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कम नहीं हुआ है. इट मीन्स जब वो 10,000 बैग्स का उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी था, अभी भी वो 10,000 ही प्रोड्यूस कर रही है. तो हम क्या करेंगे, देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट. आपने रिवर्सल किया बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, सडन डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू. बट अपकमिंग ईयर्स में आपको ऑब्जर्व हुआ कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है. सो आप क्या करोगे, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट करोगे. इट मीन्स दैट कि अगर आपने इम्पेयरमेंट प्रीवियसली बुक किया है तो उस एसेट को आप हर साल रिव्यू करोगे क्या उसमें रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट है क्या, और अगर है तो आप रिवर्सल करोगे. इट मीन्स जब आप इम्पेयरमेंट करते हो, हमने इम्पेयरमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एसेट्स की वैल्यू को कम करते हैं. जब हम इम्पेयरमेंट करते हैं किसी एसेट का तो हम एसेट्स की वैल्यू को कम करते हैं. इट मीन्स जब हम रिवर्सल करेंगे तो हम एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और उसके साथ सेकेंड हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में उसको चार्ज करते हैं. तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में एज अ इनकम उसको बुक करेंगे. ठीक है, इसको हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं, बट पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इम्पेयरमेंट अगर रिवर्सल है तो कितना अमाउंट का रिवर्सल होगा और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज लेट्स टेक एग्जाम्पल, यू परचेज अ एसेट फॉर $10,000. ठीक है, एंड द यूजफुल लाइफ is 5 years. It means you depreciate these assets over the 5 years. So suppose we are following a straight line method. So हम हर साल depreciation क्या लगाएंगे. Suppose in the first year you charge depreciation 10,000 divided by 5.
2000. What is your carrying value? 8000. ठीक है. At the end of year 1 आपको कुछ इंडिकेटर्स दिखे कि यार इम्पेयरमेंट है, तो आपने क्या किया, आपने रिकवरेबल वैल्यू कैलकुलेट की. सपोज उसका रिकवरेबल वैल्यू आया अराउंड 7000, नहीं, उसकी रिकवरेबल वैल्यू आई 7200. It means that carrying value greater than its recoverable value. It's clear to us कि there is an impairment. अब impairment है तो हम assets की value को write down करते हैं to its recoverable value. तो अगर हमको हमारी assets की value recoverable value पे लानी है तो हम क्या करेंगे, impairment loss बुक करेंगे. तो हमारा impairment loss कितना है? Impairment loss is around 800. Am I clear? और ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में. हम मान रहे हैं कि उस एसेट पे कोई प्रीवियस रिवैल्यूएशन गेन नहीं है. ठीक है. अब एट द एंड, इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी आई? 7200. अब हम उस पर डेप्रीसिएशन करेंगे. ठीक है. अब हम डेप्रीसिएशन करेंगे तो हम डेप्रीसिएशन कितना करेंगे, जितना कैरिंग वैल्यू आई है उस पर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर डेप्रीसिएशन लगा देंगे. तो हमारी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 इयर्स. ठीक है. तो हमारा डेप्रीसिएशन कितना आया? 1800. ठीक है. हमारा कैरिंग वैल्यू एट द ईयर एंड 2 इज 5400. ये हमारी कैरिंग वैल्यू है एट द ईयर एंड 2. हमने वापस, अब हमने एक बार एसेट्स को इम्पेयर किया है. ठीक है. तो मैंने क्या कहा कि हर साल हमको रिव्यू करना पड़ेगा, क्या कोई इंडिकेटर्स है कि इम्पेयरमेंट रिवर्सल हो रहा है ना. सो सपोज हमने यहाँ पे उसकी रिकवरेबल वैल्यू देखी, हमने रिकवरेबल देखी यहाँ पे 8000. लेट्स अज्यूम दैट. तो डू यू थिंक कि हमारी कैरिंग वैल्यू से रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा, इट्स मीन्स इज इंडिकेशंस ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट. वहां पे इंडिकेटर्स दिखे कि मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई. तो आपको क्या है, आपने जो प्रीवियस इम्पेयरमेंट बुक किया उसको आपको रिवर्सल करना पड़ेगा. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कितना रिवर्सल करेंगे. हमने जितना प्रीवियस इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया उतना रिवर्सल करेंगे कि आज की वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू को कंपेयर करके रिवर्सल करेंगे. हाउ मच अमाउंट वी आर सपोज टू डू रिवर्सल एज इम्पेयरमेंट लॉस, एज अ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. हाउ मच अमाउंट? सो हम IAS 36 क्या बोलता है, आपको कितना रिवर्सल करना है तो आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? IAS 36 बोलता है कि आप अज्यूम कर लो कि कोई इम्पेयरमेंट हुआ ही नहीं. ठीक है. अगर कोई इम्पेयरमेंट हुआ ही नहीं तो आज के दिन आपकी कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी? तो इट मीन्स दैट अगर कुछ इम्पेयरमेंट नहीं होता तो हमारी एसेट की वैल्यू 10,000 थी और हमने, एज वी नो दैट, कि हमने 2 साल का डेप्रीसिएशन लगाया है. ठीक है. सो अगर हम 2 साल का डेप्रीसिएशन लगा दें, हमारी आज की कैरिंग वैल्यू 10,000 है और अगर इम्पेयरमेंट नहीं होता तो क्या होता? 2 साल का डेप्रीसिएशन लगता केवल. तो डेप्रीसिएशन कितना है? 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 ईयर्स. कैन वी से 4,000 हमारा डेप्रीसिएशन था, तो हमारा एसेट का वैल्यू कितना आ गया? 6,000. ठीक है. सो आप कितना अमाउंट रिवर्सल करोगे? आप इतना ही अमाउंट रिवर्सल करोगे कि इस वैल्यू को बढ़ाने के बाद ये वैल्यू आ जाए. बस आपकी एसेट्स की वैल्यू आफ्टर रिवर्सल शुड नॉट बी ग्रेटर देन ऑफ हिस्टोरिकल डेप्रीशिएटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट. इट मीन्स इससे ज्यादा आपके एसेट्स की वैल्यू नहीं आनी चाहिए. तो कितना अमाउंट हम रिवर्सल करेंगे? हम रिवर्सल करेंगे इन दोनों के गैप को. हमको अभी हमारी एसेट्स की वैल्यू, क्योंकि हम इम्पेयरमेंट कर चुके हैं, तो कितनी आ रही? 5,400. हम अगर नहीं इम्पेयरमेंट करते तो हमारी एसेट्स की वैल्यू आनी चाहिए 6,000. तो आप इम्पेयरमेंट को रिवर्सल कितना करोगे कि सिर्फ 6,000 आपकी एसेट्स की वैल्यू आ जाए. तो हाउ मच अमाउंट यू आर गोइंग टू रिवर्स? 6,000 हमको वैल्यू चाहिए, हमारी बुक्स में कितनी आ रही? 5. तो क्या हो गया? 600 का आप इम्पेयरमेंट का रिवर्सल करोगे. तो इट मीन्स आप क्या करोगे? एट द ईयर एंड सेकेंड आप क्या करोगे? ऐड करोगे रिवर्सल
रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कितना 600। नाउ योर एसेट का जो कैरिंग वैल्यू आ जाएगा लेटर ऑन वो कितना आ जाएगा 6000। एम आई क्लियर? ठीक है। सो मैम अब ये जो गेन आया ये कहाँ जाएगा? ये स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में जाएगा। ठीक है मैम, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में डाला, बट अगर हमने कोई प्रीवियस लॉस, ये जो अगर बाई चांस ये लॉस अगर हम रिवैल्यूएशन गेन से एडजस्ट करते तो क्या करते? अगर आप रिवैल्यूएशन गेन से एडजस्ट करते तो आपने क्या कम किया? रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो अब क्या बढ़ाना पड़ेगा? वापस रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। कहाँ जाएगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, अगर प्रीवियसली रिवैल्यूएशन गेन से एडजस्ट किया है तो। एम आई क्लियर? जिससे एडजस्ट किया है ना उसी को बढ़ाएंगे वापस, ये क्लियर है। पी&एल से एडजस्ट किया पी&एल बढ़ेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व से किया है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ेगा। एम आई क्लियर? लेट्स रीड इट। The calculation of impairment loss is based on the prediction of what may happen in the future. Sometimes actual events turn out to be better than predicted. Obviously हम impairment कब करते हैं? उसके indicators के basis पे। तो we are assuming that कि ऐसा होने वाला है, तो हो सकता है कि हमारा future prediction might be wrong. तो actual events turn out to be better than predicted. ठीक है, जब आप future में आए तो actually event हो गया ना, तो अब आपको observe हो गया कि नहीं यार मैं गलत सोच रहा था। If this happens, then recoverable amount is recalculated and the previous write-down is reversed. Am I clear? Impaired assets should be reviewed at each reporting date to see whether there are indications that the impairment has reversed. आपको क्या करना है? रिव्यू करना और indications देखने हैं। A reversal of impairment loss is recognized immediately as income in profit and loss. If the original impairment was charged against the revaluation surplus, then it is recognized as other comprehensive income and credited to the revaluation surplus. मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर पी&एल से एडजस्ट हुआ था इम्पेयरमेंट लॉस तो आप पी&एल से रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट एडजस्ट करोगे, और अगर वो रिवैल्यूएशन गेन से एडजस्ट हुआ था तो आपको बाद में भी रिवर्सल भी रिवैल्यूएशन गेन से ही करना है। The reversal must not take the value of assets above its depreciated historical cost. The amount it would have been if the original impairment had never been recorded. The depreciation that would have been charged in the meantime must be taken into the account. The depreciation charged for the future period should be revised to reflect the change in carrying amount. Okay, मैम, तो हर एसेट्स का हम रिवर्सल चेक करेंगे। हाँ, इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर गुडविल है, ठीक है, ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि अगर इंटरनल जनरेटेड गुडविल है तो हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो कौन सी गुडविल की बात कर रही हूँ? परचेज गुडविल की। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था कि हम कभी भी हर साल इम्पेयरमेंट नहीं करते। हम क्या करते हैं? इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर्स देखते हैं, बट उसमें भी एक एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस क्या था कि कुछ एसेट्स का इम्पेयरमेंट आपको एनुअली करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर कि इंडिकेशंस है या नहीं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि परचेज गुडविल। ठीक है, सो परचेज गुडविल पे आप इम्पेयरमेंट तो चेक करते हो और इम्पेयरमेंट करते भी हो, बट आप इस पे रिवर्सल नहीं करते हो। हम ऐसा क्यों? एक बात सोचो, जब आपने परचेज की तो आप परचेज को तो इम्पेयर करो, समझ में आया। जो रिवर्सल कर रहे हो, डू यू थिंक एक बार परचेज करने के बाद उसमें जो भी इंप्रूवमेंट आएंगे वो तो इनहेरेंट गुडविल हो गई ना? आप लॉजिक सोचो। ठीक है, अगर आपने कोई गुडविल परचेज की तो इनिशियली तो वो परचेज है, ठीक है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है तो हम उसी इम्पेयरमेंट एसेट्स जो गुडविल है उसको इम्पेयर करते जाएंगे। बट हम अब इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि यार, जैसे सपोज मैं एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ, ठीक है, रेस्टोरेंट मैंने परचेज किया, तभी मेरी क्या हुई? परचेज गुडविल हुई। उसमें डिक्रीज आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? उस एसेट्स को इम्पेयर कर रहे हैं। अब एक बात सोचो, अब वापस से मेरे को लग रहा है कि कस्टमर्स वापस आ रहे हैं, मेरे रेस्टोरेंट में फुटफॉल बढ़ रहा है, तो डू यू थिंक ये परचेज की वजह, जिससे परचेज किया उसकी वजह से नहीं है, मेरी एक्टिविटीज की वजह से है। मेरा स्टाफ अच्छे से बिहेव कर रहा है, मैं गुड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाई कर रही हूँ, तो जो भी इंक्रीज आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है, वो तो मेरी क्वालिटी की वजह से है,
इनहेरेंट गुडविल की वजह से, ना कि परचेज गुडविल की वजह से। इसलिए इन केस ऑफ परचेज गुडविल आप इंपेयर तो करते हो पर उसको रिवर्सल नहीं करते हो। ठीक है, लेट्स रीड इट। इम्पेयरमेंट लॉस recognized for goodwill cannot be reversed in a subsequent period. The reason, इसको एक बार हाईलाइट भी कर लेना, एक मिनट, ठीक है। तो वो ध्यान रहेगा कि आप सारे एसेट्स को तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट चेक कर सकते हो पर गुडविल पे नहीं, परचेज गुडविल पे। The increase for that is once purchased goodwill has become impaired, any subsequent increase in its recoverable amount is likely to be increase in internal generated goodwill, क्योंकि वो हमारी internal goodwill कहलाने लग जाती है बाद में, rather than reversal of impairment loss recognized for original purchase goodwill. Internally generated goodwill cannot be recognized, जो हमको पता है। As per the, this is for as per IAS 38। मैं क्यों आपको IAS का रेफरेंस देती जाती हूँ, बिकॉज इससे हमारी ये रहता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें कितना ध्यान है, हमने किस IAS में पढ़ा है। इसलिए हम हमेशा रेफरेंस देते हैं कि हमने IAS 38 में पढ़ा था, ताकि हमें भी प्रैक्टिस हो जाए कि हमें वो आता है IAS प्रॉपरली। एम आई क्लियर? अब मैंने बोला था कि हम हर साल क्या करेंगे, इंडिकेटर्स देखेंगे कि देयर इज अ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट और नॉट। सो क्या होगा, वही एक्सटर्नल इंडिकेटर्स होते हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं। जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े इम्पेयर करने के, उनका अगर अपोजिट होगा तो रिवर्सल हो जाएगा। जैसे फेवरेबल चेंज इन द यूज ऑफ द एसेट्स, हमने क्या बोला था कि हम ओवर यूज कर रहे हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स में ओवर यूज कर रहे हैं या एसेट्स को डैमेज हो गया है। इंप्रूवमेंट इन द एसेट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सेम एक्सटर्नल इंडिकेटर्स में हमने क्या कहा था, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन एसेट्स, अब उसका उल्टा हो गया, इंक्रीज इन द एसेट्स मार्केट वैल्यू। एम आई क्लियर? और तब भी मैंने बोला था कि दिस इज नॉट ओनली द इंडिकेटर्स, दिस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द इंडिकेटर्स। ओके, सो दैट्स अबाउट द इम्पेयरमेंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक अबाउट द कैश जनरेटिंग यूनिट्स। मीन्स सपोज मेरे बिजनेस में एक एंटिटी हूँ, ठीक है, सपोज ABC। मैं 3 तरह की प्रोडक्शन करती हूँ, ABC। मैं क्लॉथ बनाती हूँ, मैं शूज़ बनाती हूँ, मैं टॉयज़ बनाती हूँ, ठीक है। अगर मैं क्लॉथ बनाती हूँ तो इसमें बहुत सारे प्लांट फर्नीचर होगा, इसमें एसेट्स बहुत सारे होंगे, फर्नीचर होंगे, प्लांट एंड मशीनरी होगी, इन्वेंट्री होगी, एक मिनट, इन्वेंट्री होगी, सॉफ्टवेयर होंगे, डेटर्स होंगे, ठीक है। सेम इस शूज वाले यूनिट में भी होंगे और सेम टॉयज वाले यूनिट्स में भी होंगे। अब आप मुझे बताओ कि जब हम रिकवरेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे निकालते हैं मैम? 2 तरीके से, या तो हम वैल्यू इन यूज देखते हैं या फिर हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एक बात बताना, अगर मुझे फर्नीचर बेचना है तो आपको इसकी फेयर वैल्यू मिल जाएगी? यस मैम। मुझे प्लांट एंड मशीनरी बेचना है, मिल जाएगी। पर वैल्यू इन यूज क्या करते हैं हम? वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं? वैल्यू इन यूज निकालते हैं मैम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। डू यू थिंक, अब आप मुझे बताना, ये सब मिलके कैश फ्लो जनरेट कर रहे होंगे कि इंडिविजुअल कैश फ्लो जनरेट कर रहे होंगे? प्लांट एंड मशीनरी तो ही इन्वेंट्री बना रही होगी, ठीक है। मेरा स्टाफ फर्नीचर में बैठ के ही तो काम कर रहा होगा, और इन्वेंट्री का रिकॉर्डिंग भी तो सॉफ्टवेयर में हो रही होगी, और यही इन्वेंट्री बेच के तो हम डेटर्स आ रहे होंगे। तो अल्टीमेटली ये सब टुगेदर, ये सब साथ में मिलके एक कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। एक सब साथ में मिलके एक कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है टू कैलकुलेट इंडिपेंडेंट वैल्यू इन यूज, कैलकुलेट करना। सो इसको बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। जब सब साथ में मिलके एक इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज, कैश जनरेटिंग यूनिट्स। दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट। देखो, जो क्लॉथ का मेरा जो भी रेवेन्यू है या जो भी कैश फ्लोज है वो शूज से तो इंडिपेंडेंट है, वो टॉय से तो इंडिपेंडेंट है, इनका थोड़ी इंटरलिंक है। इसलिए इसमें इस केस में क्या हुआ, मेरी 3 कैश यूनिट्स कंसिडर हो गई, ए क्लॉथ वाली, बी शूज वाली एंड सी टॉयज वाली।
It means all these assets together generate a cash flow. So this is considered as my cash generating unit. Am I clear? We will discuss कि हम इसमें impairment कैसे book करेंगे. First of all, you have to understand कि what do you mean by cash generating units. जब सारी assets individually cash नहीं generate कर पाती, together as a group वो एक कैश फ्लो जनरेट करती है, तो उस पूरी यूनिट को हम बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट. Read it. When assessing the impairment of assets, it will not always be possible to base the impairment review on individual assets. Why so? The value in use calculation may be impossible on a single asset because the individual assets not generate distinguishable cash flows. In this case, the impairment calculation should be based on cash generating units. To calculate the recoverable value, it is easy to calculate the fair value less cost to sale, but it's quite difficult to calculate the single assets value in use. मतलब single assets का cash flow निकालना it's quite difficult. वो सब मिलके एक cash flow generate कर रहे हैं, इसीलिए impairment as a single asset की जगह हम as a group करते हैं, as a cash generating units करते हैं. So what do you mean by cash generating units? Cash generating units is defined as smallest identifiable group of assets that generate cash flows that are largely independent of cash flows from other assets. Am I clear? So in our case हमारे पास 2-3 कैश जनरेटिंग यूनिट्स हो गई, एक क्लॉथ वाली, एक शूज वाली, एक टॉयज वाली. ग्रुप ऑफ एसेट्स. Am I clear? So मैम इसमें हम इम्पेयरमेंट कैसे चेक करेंगे? So हम impairment कब करते हैं? when carrying value of assets is recoverable value. So how we calculate the carrying value of cash generating units? तो इसमें जितनी भी assets होगी, जितनी भी assets, उन सब की वैल्यू को ऐड कर देंगे. It means the value of all the assets in cash generating assets एडेड टुगेदर, मतलब जितनी भी एसेट्स की कॉस्ट है उन सबको प्लस कर देंगे तो वो कैरिंग वैल्यू ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स आ गया. सिमिलरली रिकवरेबल वैल्यू भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे. रिकवरेबल वैल्यू मीन्स हाउ टू कैलकुलेट रिकवरेबल वैल्यू? वही जिसे हमने कैरिंग वैल्यू में सारी एसेट्स की वैल्यू को, कॉस्ट को ऐड कर दिया, वैसे ही सबकी रिकवरेबल वैल्यू को ऐड कर देंगे. कैरिंग अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स इन कैश जनरेटिंग यूनिट्स एडेड टुगेदर. एंड रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ऑल दी एसेट्स इन कैश जनरेटिंग यूनिट्स एडेड टुगेदर इज कंसीडर एज एन इम्पेयरमेंट. कब इम्पेयरमेंट मानेंगे? व्हेन कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इज ग्रेटर देन रिकवरेबल वैल्यू, जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था. ओके मैम, अब हमने ये तो डिस्कस किया, फिर आपने बोला था कि एक बार हम अगर हमको इंडिकेशंस है इम्पेयरमेंट के, ठीक है, सो हम इम्पेयरमेंट रिव्यू करेंगे. यस, इम्पेयरमेंट रिव्यू करेंगे तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट रिकवरेबल वैल्यू. ठीक है, यस मैम. सेकंड क्या करते हैं? ऑब्वियसली इंपेयर कब होता है? जब कैरिंग वैल्यू ग्रेटर देन है, मतलब हमारी एसेट्स ओवर वैल्यू, तो हम एसेट्स को राइट डाउन करते हैं. क्यों? रिकवरेबल वैल्यू पे. तो जब हम राइट डाउन करते हैं रिकवरेबल वैल्यू पे, तो मैम हमें इम्पेयरमेंट लॉस होता है. यस तो मैम हम अब इसमें तो सब सारी एसेट्स को साथ में ले लिया है, तो हम कैसे इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे? कौन सी एसेट्स की वैल्यू को कम करेंगे, कौन कौन सी एसेट्स को कम करेंगे, कैसे कम करेंगे? तो समझो, सपोज एक ए यूनिट है ना. अब मेरे पास इसमें क्या क्या है? एक फर्नीचर है. इसको एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. फर्नीचर है, गुडविल है, परचेज गुडविल, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मान लो इन्वेंट्री है, और प्लांट एंड मशीनरी है. ठीक है, अब हम इनका वैल्यूज भी लिख लेते हैं. सपोज इसका 1000 है, इसका 200 है, इसका 300 है, इसका 500 है, नहीं इसका 600 है, और इसका है $400. कितना आ गया? 1000, 200, 300, 600 और 400. इट्स 2500 मेरा एसेट्स का वैल्यू. ठीक है, व्हाट हैपन्स? हम इसको रिकवरेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे पहले तो. और सपोज मेरा रिकवरेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स एज अ टुगेदर, ठीक है, साथ में सपोज इट्स 1500.
एम आई क्लियर? तो मेरा कैरिंग वैल्यू कितना है? कैरिंग वैल्यू है 2500 एंड रिकवरेबल वैल्यू है 1500. डू यू थिंक देयर इज एन इम्पेयरमेंट? यस मैम. कितना इम्पेयरमेंट लॉस कितना है मैम? 1000 इज माय इम्पेयरमेंट. मैम आप एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जो इस न्यूमेरिकल फैक्टर्स के साथ करेंगे ना, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना. ठीक है, $1000 मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है. अब ये लॉस तो मुझे सब इन एसेट्स को अलोकेट करना है, तो मैं कैसे अलोकेशन करूंगी? IAS 36 बोलता है पहले तो आप उस एसेट्स को अलोकेट करो जो पूरी इम्पेयर है, आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी. सपोज इन आवर केस ये बोलता है क्वेश्चन कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फुली इम्पेयर हो चुका है. फुली इम्पेयर हो चुका है. जो इंडिकेटर्स है वो ये शो कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर पूरा ही डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, पूरा इम्पेयर है. तो आप सबसे पहले इम्पेयरमेंट किसको बुक करोगे? आप सॉफ्टवेयर को अलोकेट कर दोगे. 1000 का था तो आप सबसे पहले अलोकेट कर दोगे 300. किसको अलोकेट कर दोगे इम्पेयरमेंट लॉस? 300 टू दी सॉफ्टवेयर. ठीक है. सेकेंड आप किसको करोगे? गुडविल को. हमारी गुडविल कितनी है? 200. तो हमारा सबसे सेकेंड हमारा इम्पेयरमेंट लॉस किसको अलोकेट होगा? गुडविल को. तो 200. तो सबसे पहले हम किसको अलोकेट करेंगे? जो एसेट्स फुली इम्पेयर्ड है तो हमने एसेट्स को अलोकेट कर दिया. फिर सेकेंड हम किसको करेंगे? हम करेंगे गुडविल को. फिक्स है, गुडविल को पूरा इम्पेयर करना. अगर इम्पेयरमेंट तो अब हमारा कितना लॉस बुक हो गया? 500 का. हमारा बचा कितना? 500 का. IAS 36 बोलता है अदर इसके अलावा सब एसेट्स को प्रो डाटा बेसिस पे अलोकेट करोगे. बट आप जो आपके करंट एसेट्स है ना, जो भी आपके करंट एसेट्स है उन पे लॉस बुक नहीं करोगे. हम क्यों लॉस बुक करते हैं? हम क्या करते हैं? हमारी एसेट्स को उसकी रिकवरेबल वैल्यू पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. तो डू यू थिंक हमारी जो इन्वेंट्री है, जो ये करंट एसेट्स है, वो ऑलरेडी उसके रिकवरेबल वैल्यू पे है? हम इन्वेंट्री कैसे लिखते हैं? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर. तो ऑब्वियसली वो उसके रिकवरेबल वैल्यू पे ही है, तो आप उसको और उसकी वैल्यू रिकवरेबल वैल्यू से कम नहीं कर सकते. तो पहला ध्यान रखना, पहला एसेट जो इंपेयर हुआ उस पे अलोकेट होगा. सेकंड किस पे अलोकेट होगा? गुडविल पे. और थर्ड अदर देन करंट एसेट्स पे प्रो डाटा बेसिस पे अलोकेट होगा. इट मींस आपकी ये जो इन्वेंट्री है वो सेम वैल्यू पे कैरी होगी 600. क्योंकि कीप इन माइंड, जब भी आप इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते हो तो आपको किसी भी एसेट्स की वैल्यू उसकी रिकवरेबल वैल्यू से कम नहीं लेके जानी है. हम इम्पेयरमेंट लिख ही इतना रहे हैं कि हम सिर्फ उसकी एसेट्स को राइट डाउन कर दे रिकवरेबल वैल्यू पे. तो अगर इन्वेंट्री ऑलरेडी रिकवरेबल वैल्यू पे है तो वी नॉट नीड टू रिड्यूस इट्स वैल्यू बिलो देन इट्स रिकवरेबल वैल्यू. तो हम इन्वेंट्री या जो भी करंट एसेट्स है उसको उस पे अलोकेशन नहीं करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस का. तो वो एज इट इज मैंने लिख दिया. इट मीन्स हमको अब इम्पेयरमेंट लॉस हमारा कितना बचा? ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस कितना बचा? 500 का. क्यों? 200 अलोकेट हो गया, 300 हो गया, 500 का अलोकेशन करना है. और कौन कौन से एसेट्स पे करना है? फर्नीचर पे. मैं भी सिर्फ फुल फॉर्म लिख रही हूँ ना, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ. फर्नीचर पे अलोकेट करना है. सेकेंड हमको किस पे अलोकेट करना है? इन्वेंट्री तो होगा ही नहीं. एंड प्लांट एंड मशीनरी. 2 एसेट्स बचे जिन पे हमको अलोकेट करना है. तो फर्नीचर कितना है? 1000 का. और प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 400. इट मीन्स 1400 है और हमको 500 को इन दोनों पे अलोकेट करना है. तो हमारा फर्नीचर कितना होगा? 500 अलोकेट करना है, टोटल 1400 है. तो फर्नीचर पे कितना अलोकेट होगा? इतना. प्लस 500 अलोकेट करना है, टोटल 1400 है. हम प्रो डाटा बेसिस पे अलोकेट करेंगे. ठीक है, 500 डिवाइडेड बाय 1400 इंटू 1000. 357 हमारा फर्नीचर पे इम्पेयरमेंट लॉस बुक होगा. और 143 हम किस पे बुक करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस? प्लांट एंड मशीनरी. सेकेंड हम क्या करते हैं?
थर्ड हम प्रो डाटा बेसिस पे अलोकेट करते हैं। प्रो डाटा बेसिस पे तो फर्नीचर पे 1000 कितना अलोकेट होगा 357, इन्वेंट्री पे तो अलोकेट होना ही नहीं, और प्लांट एंड मशीनरी पे कितना अलोकेट होगा 143। अब लगाओ टोटल 357 प्लस 200 प्लस 300 143, ये आ गया 1000। इतना ही तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है। अब इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे तो ये कहाँ जाएगा 1000 का, इधर स्टेटमेंट ऑफ P&L या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अगर प्रीवियसली इम्पेयरमेंट गेन है तो हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई 1000 माइनस 357 इट्स 643। गुडविल पूरी इम्पेयर हो गई, सॉफ्टवेयर पूरा इम्पेयर हो गया, और 400 माइनस 143 400 माइनस 143 इट्स 257। टोटल लगाओ तो आपको मिल जाएगा 1500। 643 प्लस 600 प्लस 257 1500, ये आपके एसेट्स की वैल्यू आ गई। सो सबसे पहले किस पे अलोकेट करेंगे, जो एसेट इंपेयर हुआ हो, सेकंड गुडविल पे, थर्ड हम अदर देन करंट एसेट्स को प्रो डाटा बेसिस पे अलोकेट कर देंगे इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, लेट्स रीड इट। ठीक है, इम्पेयरमेंट इज कैलकुलेटेड अज्यूमिंग द कैश जनरेटिंग यूनिट एज अ वन एसेट। ठीक है, बिकॉज हम उनका वैल्यू इन यूज इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट टू द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट। तो कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट थ्रू एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एज प्रीवियसली एन इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट वेयर द कैरिंग अमाउंट एग्जीड्स द रिकवरेबल अमाउंट। हमने इम्पेयरमेंट लॉस तो ये किया, हमारे को कंपेयर किसको करना है, इन टोटल कैरिंग वैल्यू से इन टोटल रिकवरेबल वैल्यू को, देन वी डिसाइड इज एन इम्पेयरमेंट और नॉट। ठीक है, सो हमने इम्पेयरमेंट, जो हम प्रीवियसली हम इम्पेयरमेंट कब बुक करते हैं, व्हेन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एक्सीड्स द रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, सो इम्पेयरमेंट क्या होगा, डील विथ एनी स्पेसिफिकली इम्पेयर एसेट फर्स्ट देन इम्पेयरमेंट द कैश जनरेटिंग यूनिट्स। मतलब आपको सबसे पहले कौन सी एसेट्स को इम्पेयर करना, अगर कुछ दे रखा है क्या दिस मतलब कोई एसेट स्पेसिफिकली मेंशन है क्या ये इम्पेयर हुई है, तो सबसे पहले आप उससे इम्पेयरमेंट एडजस्ट करोगे। IAS 36 रिक्वायर्स दैट इम्पेयरमेंट लॉस अट्रीब्यूटेबल टू द कैश जनरेटिंग यूनिट्स शुड बी अलोकेटेड टू राइट डाउन द एसेट्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट आप स्पेसिफिकली इम्पेयर्ड एसेट्स को इम्पेयर करोगे, सेकेंड आप किससे इम्पेयरमेंट लॉस एडजस्ट करोगे, गुडविल से, और थर्ड वन अदर एसेट्स इंक्लूडिंग अदर इंटेंजिबल एसेट्स। एज वी नो दैट इम्पेयरमेंट दोनों एसेट्स पे होता है, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल एसेट्स हो। ठीक है, इन द कैश जनरेटिंग यूनिट्स ऑन प्रो डाटा बेसिस। ठीक है, बेस्ड ऑन द कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच एसेट्स इन द कैश जनरेटिंग यूनिट। हमने क्या किया, हमारे एग्जाम्पल में हमने फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी को क्या क्या प्रो डाटा बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ जो उनका वैल्यू आ रहा था। एम आई क्लियर, हमने 1000 और 4000 से ही तो किया है उनको अलोकेट किया इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, नो इंडिविजुअल एसेट शुड बी राइट डाउन टू बिलो इट्स रिकवरेबल अमाउंट। It means that unless specifically impaired, current assets are unlikely to be impaired as a part of cash generating units. Why? Because as they already like to be carried at the recoverable amount, because in case of inventory we record assets, we record inventory as cost less cost और NRV whichever is lower। तो obviously आप recoverable value पे लिख रहे हो तो आप और impair नहीं करोगे current assets को, otherwise कुछ question में mention ना हो तो। Inventories are noted about outside the scope of IAS 36 because it's ruled by the IAS 2 inventory। okay, हमने प्रैक्टिस कर लिया, ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस में है, डू प्रैक्टिस, ट्राई टू सॉल्व। देखो इसमें भी गुडविल है, टेक्नोलॉजी है, ब्रांच है, लैंड्स, बिल्डिंग एंड अदर नेट एसेट्स है। तो इसमें आपको हो सकता है कि आपको हाँ अदर एसेट इंक्लूड्स इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, इट्स मीन्स आपको करंट एसेट्स भी मिल गई। इसमें इन्होंने स्पेसिफिक बताया भी होगा कि कौन सा कोई एसेट्स इम्पेयर हुआ है क्या, अलॉन्ग विथ इसमें आपको गुडविल, टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग्स, इट मीन्स आपको इंटेंजिबल एसेट्स भी मिल गए और टेंजिबल एसेट्स भी मिल गए। एम आई क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट IAS 36 कि हमने इम्पेयरमेंट कब करना है, एनुअल इम्पेयरमेंट, इंडिकेटर्स, अलॉन्ग विथ हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसका रिवर्सल कैसे करेंगे, हमने ये भी पढ़ लिया और हमने कैश जनरेटिंग यूनिट्स भी पढ़ी। दैट्स ऑल अबाउट दी IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी।